नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीएस गुरु में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम या सोलर सिस्टम के अंगों के बारे में बताया था कि हमारे सौर परिवार के कौन कौन से प्रमुख सदस्य हैं, जिसमें हमने बताया कि सोलर सिस्टम का जो इस फैमिली का हेड है वो सन है, सूर्य है जो कि एक तारा है। इसके अलावा 8 ग्रह हैं, 5 बौने ग्रह हैं, 205 से अधिक उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और बहुत सारी गैसों से हमारा सौर मंडल बना हुआ है। आज के वीडियो में हम एक एक करके इन सारे कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे और इनमें सबसे पहले हम इस सौर परिवार के मुखिया यानी कि सूर्य की बात करेंगे, इस फैमिली के हेड की बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे सूर्य की या द सन की। देखिए, जब सूर्य की बात आती है तो सूर्य एक तारा है या मैं कहूं स्टार है। सन इज ए स्टार। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि सूर्य को हम तारा क्यों कहते हैं या सन को हम स्टार क्यों कहते हैं। सूर्य को तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्वयं की ऊर्जा और प्रकाश है, यानी कि मैं कहूं सेल्फ एनर्जी एंड लाइट है। इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी सेलेस्टिकल बॉडी या कोई भी ऐसा आकाशीय पिंड जिसकी स्वयं की ऊर्जा और स्वयं का प्रकाश होता है, जो खुद की ऊर्जा खुद के प्रकाश से चमकता है, उसे हम तारा कहते हैं। और सूर्य अपने ऊर्जा अपने प्रकाश से चमकता है और यही ऊर्जा और प्रकाश हमें हमारी पृथ्वी, हमारे ग्रह पृथ्वी को मिलता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूर्य में ये ऊर्जा प्रकाश कहाँ से आता है या किसी भी तारे में ऊर्जा प्रकाश कहाँ से आता है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको तारों के बनने की प्रक्रिया के बारे में मैं बता दूं। जो ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, ये एक बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत के आधार पर बना था। ऐसा कहा जाता है कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ, एक बिग बैंग हुआ और इस बिग बैंग के बाद इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी गर्म गैसें फैल गई। समय के साथ साथ ये गर्म गैसें ठंडी होकर संघनित हुई और इन्हीं गैसों के कुछ बादल बन गए। और जो ये गैसों के बादल बने, इन गैसों के बादल को कहा गया नेब्यूला। और जो ये गैसों का बादल था, नेब्यूला था, ये बना हुआ था हाइड्रोजन गैस से। यानी कि इसमें जो मेजर कंपोनेंट था वो कौन सा था? हाइड्रोजन। और इन्हीं नेब्यूलाओं से वर्तमान में तारों का निर्माण हुआ। यानी कि कोई भी तारा जन्म लेने से पहले क्या होता है? एक नेब्यूला होता है। जैसे आप लोग जन्म लेने से पहले अपनी मां के पेट में एक भ्रूण थे, उसी प्रकार से तारा जन्म लेने से पहले एक गैसों का बादल होता है, गर्म गैसों का बादल, जिसे नेब्यूला कहते हैं। अब ये नेब्यूला भी धीरे धीरे समय के साथ साथ ठंडी हो रही हैं और ये भी ठंडी होकर संघनित होकर क्या हो रही हैं? संकुचित हो रही हैं। और जब ये नेब्यूला संकुचित होती हैं तो इनके सेंटर यानी कि केंद्र की ओर तापमान क्या बढ़ता है? तापमान और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ने लगता है इनके सेंटर की ओर जब ये संघनित होती हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है और ये जो हाइड्रोजन के छोटे छोटे परमाणु हैं एक दूसरे के नजदीक आते हैं, तो ये हाइड्रोजन के परमाणु लगातार एक दूसरे से टकराने लगते हैं। और जब ये एक दूसरे से टकराते हैं तो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और हाइड्रोजन कन्वर्ट होने लगती है हीलियम में। यानी कि जब हाइड्रोजन के कुछ एटम आपस में जुड़ते हैं तो ये क्या बनाने लगते हैं? हीलियम बनाने लगते हैं। और जैसे ही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होती है तो इस प्रक्रिया को, जब हाइड्रोजन के एटम जुड़कर हीलियम में कन्वर्ट होते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। यानी कि इन नेब्यूलाज के केंद्र में नाभिकीय संलयन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जैसे ही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है तो ये नेब्यूला चमकने लगती हैं, इनमें से प्रकाश निकलने लग जाता है और ये नेब्यूला कन्वर्ट हो जाती है किसमें? तारों में।
और इसी प्रकार से किसी भी तारे के अंदर ऊर्जा प्रकाश निकलती है किसके द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, जहां हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होने लगती है, हीलियम में। कुछ इसी प्रकार से हमारा तारा यानी कि सूर्य का भी निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा तारा सूर्य है इसके अंदर भी क्या मौजूद है, हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है। तो कितनी मात्रा में ये मौजूद है, सबसे पहले हम सन का कंपोजिशन देख लेते हैं। सूर्य में ये हाइड्रोजन हीलियम कितनी कितनी मात्रा में मौजूद है। तो जो हमारा तारा है सूर्य या मैं कहूं सन, इसके अंदर 71% हाइड्रोजन मौजूद है, 26.5% इसके अंदर हीलियम मौजूद है और 2.5% इसके अंदर मौजूद हैं अन्य गैस, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारी गैस थोड़ी बहुत मात्रा में मौजूद है। यानी कि हमारे सन के अंदर सबसे अधिक हाइड्रोजन और दूसरे नंबर पर क्या मौजूद है, हीलियम। और जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया, हमारा जो सूर्य है इसका भी जो केंद्रीय भाग है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है, इसका केंद्रीय भाग एक नाभिकीय संयंत्र के रूप में काम करता है या नाभिकीय भट्टी के रूप में काम करता है, या मैं कहूं न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में काम करता है। सन का सेंटर एक न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय भट्टी के रूप में काम करता है, जिसके अगर हम केंद्रीय भाग की बात करें या केंद्र के अंदर बात करें तो यहां पर 4 हाइड्रोजन के एटम आपस में टकराते हैं और एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं, या हाइड्रोजन हीलियम में क्या होती रहती है, कन्वर्ट होती है। यानी कि इसके सेंटर में भी कौन सी प्रक्रिया हो रही है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है, जहां पर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, या मैं कहूं न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संयंत्र के द्वारा हमारे सूर्य के अंदर से निष्कासित कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी एमिटेड बाय सन इज नॉन एज सोलर रेडिएशन, या सूर्य द्वारा निष्कासित कुल ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बच्चे, सौर विकिरण कहते हैं, सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो सूर्य द्वारा निष्कासित कुल ऊर्जा सोलर रेडिएशन कहलाती है, जिसका सोर्स क्या है, संलयन या फ्यूजन, जो सन के सेंटर में हो रहा है, जहां हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में। और इसी प्रकार से ब्रह्मांड के सभी तारों के अंदर नाभिकीय संलयन के द्वारा ही ऊर्जा प्रकाश निकलता है। अब देखिए, अभी हमने बात की कि सूर्य से निकलने वाली कुल ऊर्जा सौर विकिरण कहलाती है, और यही सौर विकिरण हमारी धरती को भी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में मिल रहा है। लेकिन सूर्य से निकलने वाला जितना भी सौर विकिरण है, क्या ये सारा का सारा हमारी पृथ्वी को मिलता है, सारा का सारा सौर विकिरण पृथ्वी तक पहुंचता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे सौर मंडल में और भी बाकी ग्रह, उपग्रह हैं, उनको भी सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो हमारी पृथ्वी को सारा का सारा सौर विकिरण प्राप्त नहीं होता। तो हमारी पृथ्वी को सौर विकिरण का कितना भाग मिलता है? तो हम कहेंगे हमारी पृथ्वी को सौर विकिरण का केवल और केवल 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है। अर्थ गेट्स ओनली 2 बिलियन पार्ट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन। हमारी धरती को सौर विकिरण का 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है, और पृथ्वी को सौर विकिरण का जो 2 अरबवां भाग प्राप्त होता है, इसे मेरे बच्चे हम कहते हैं सूर्य ताप या इंसोलेशन। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंसोलेशन एंड सोलर रेडिएशन। सौर विकिरण और सूर्य ताप में अंतर होता है। सूर्य से निकलने वाली कुल ऊर्जा सौर विकिरण कहलाती है, और उसका 2 अरबवां भाग जो हमारी धरती को मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, सूर्य ताप। अब बात आती है कि यह सूर्य ताप हमारी धरती तक पहुंचता कैसे है। तो ऊष्मा के प्रवाहित होने की बहुत सारे जो है माध्यम होते हैं, बहुत सारी विधियां होती हैं। जैसे आप साइंस में पढ़ते हो, चालन जिसे हम कंडक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन जिसे हम संवहन कहते हैं, एडवेक्शन जिसे हम अभिवहन कहते हैं। लेकिन ये तीनों प्रक्रियाओं में आपको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। जैसे आप चालन की बात करते हैं या कंडक्शन की बात करते हैं, स्पर्श विधि के द्वारा ऊष्मा प्रवाहित होती है। जैसे आप
गैस के ऊपर बर्तन में रखकर दूध या पानी गर्म करते हैं, वहां पर गैस की जो लो है, हीट है, वो सीधी बर्तन को टच करती है और वहां से हीट ट्रांसफर होती है, आपका पानी या दूध उबल जाता है। संवहन और अभिवहन के अंदर गैसों के रूप में ऊर्जा प्रवाहित होती है। आपका हीटर चलता है या कोई भी गर्म चीज है, उसके टच में जब भी एयर आती है तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होते हैं, कण गर्म होते हैं और वो गर्म होकर फैलते हैं और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवाहित होती है। लेकिन हमारा जो सूर्य और पृथ्वी है, इसके बीच में ना तो एयर है, आप कहेंगे एयर हमारे चारों ओर है, लेकिन बेटा 10,000 किलोमीटर तक है एयर केवल हमारी धरती के, सूर्य हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो सूर्य और हमारे बीच में एयर भी मौजूद नहीं है, हवा भी मौजूद नहीं है, ना सूर्य हमारे साथ चिपका हुआ है, तो सन की हीट हमारे तक कैसे पहुंचती है? तो जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता उस जगह को हम कहते हैं बेटा निर्वात। पहली बात तो निर्वात या वैक्यूम, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या मौजूद है? निर्वात। वात मतलब वायु, निर का मतलब जहां पर वायु भी मौजूद नहीं है। तो सन और अर्थ के बीच में निर्वात है, यानी कि एयर भी यहां पर मौजूद नहीं है। और जहां निर्वात होता है या जो भी जहां भी कोई भी मीडियम नहीं होता, वहां पर हीट ट्रांसफर होती है रेडिएशन के रूप में, या हम कहें विकिरण के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। तो हमारी पृथ्वी और सूर्य के बीच में वैक्यूम होने के कारण हमें सन रेज या सूर्य का प्रकाश किसके रूप में मिलता है? रेडिएशन के रूप में। कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को चालन के द्वारा, अभिवहन, संवहन या विकिरण किसके द्वारा मिलता है? तो आप कहेंगे विकिरण के द्वारा मिलता है। तो हमारी पृथ्वी को जो सन रेज मिलती हैं या सूर्य की प्रकाश की तरंगें आती हैं, वो किसके रूप में मिलती हैं? रेडिएशन के रूप में। अब देखिए, जो हमारी धरती तक सन रेज आती हैं या जो सूर्य के प्रकाश की तरंगें आती हैं, सूर्य के प्रकाश की जो तरंगें आती हैं, उनमें क्या क्या मौजूद होता है? केवल लाइट ही मौजूद होती है या कुछ और भी मौजूद होता है? नहीं, कुछ और भी मौजूद होता है। देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो हमारे सन रेज हैं उनमें क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले तो सन रेज के अंदर मौजूद होता है प्रकाश, यानी कि लाइट, जिसे आप रोज देखते हैं। लेकिन प्रकाश के अलावा इसके अंदर मौजूद होती हैं यूवी रेज, जिन्हें आप कहते हैं पराबैंगनी किरणें। अल्ट्रावायलेट रेज भी मौजूद होती हैं हमारे सूर्य के प्रकाश के अंदर, पराबैंगनी किरणें। इसके अलावा और क्या मौजूद होते हैं सूर्य के प्रकाश? तो प्रकाश हो गया, पराबैंगनी किरणें होगी। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होती हैं एक्स रेज। क्या मौजूद होती हैं? एक्स रेज। इसके अलावा इसके अंदर मौजूद होती हैं इंफ्रा रेड किरणें या इंफ्रारेड रेज। इसके अंदर मौजूद होती हैं गामा रेज, गामा किरणें भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। और इसके अंदर मौजूद होती हैं रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगें। तो ये सभी मिलकर सूर्य का प्रकाश बनता है। बात ध्यान रखना, कई बार प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी चीज सूर्य के प्रकाश में मौजूद है या नहीं है? तो आप यहां पर कहेंगे लाइट, जी हां मौजूद है। पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, इंफ्रारेड रेज, गामा रेज और रेडियो वेव, ये सभी मिलकर सूर्य का प्रकाश बनता है और यही सूर्य का प्रकाश हमारी धरती तक पहुंचता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचता है और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। अब हमारे टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये कुछ मैंने आपको सन के बारे में टेक्निकल बातें बताई। इसके बाद सन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं और उसी के साथ हमारे टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, या मैं कहूं एवरेज डिस्टेंस कितना है? कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है। तो बच्चे, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है, एग्जैक्ट जो है वो है 14,95,97,000
871 किलोमीटर। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 14,95,97,871 किलोमीटर। ये एवरेज डिस्टेंस है, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप पेपर के लिहाज से याद रखें 14,95,00,000, या आप याद रखें कि हमारा सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। अब देखिए, इससे कुछ हम प्रश्न निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो ये औसत दूरी होती है, ये दूरी को मापने की एक इकाई भी है, एक डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट भी है, लेकिन कहां पर? सौर मंडल या ब्रह्मांड में, ना कि धरती पर। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बराबर होती है बेटा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, इज इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या मैं कहूं हिंदी में इसको बोला जाता है एक खगोलीय इकाई के बराबर होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। और ये हमारी पृथ्वी के बाहर सौर मंडल या ब्रह्मांड में दूरी को मापने के लिए काम आती है, क्योंकि हमारा सबसे नजदीक का तारा है सूर्य, जो हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन जो चीजें सूर्य से भी ज्यादा दूर हैं उनको मापने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कोई चीज, कोई ब्रह्मांड में कोई तारा या कोई ग्रह वगैरह, कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी से 60 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम 60 करोड़ ना लिखकर हम क्या लिख देंगे? 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की दूरी पर है। लेकिन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कई जगह छोटी पड़ जाती है। हमारे ब्रह्मांड बहुत विशाल है, इससे भी बहुत दूर चीजें हैं हमसे, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? तो उसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य से जोड़कर मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट बताता हूं। देखिए, अगर आपसे यह पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? सूर्य। लेकिन अगर आपसे यह पूछे कि पृथ्वी के नजदीक दूसरा तारा कौन सा है, सेकंड नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, हमारी धरती के नजदीक दूसरा तारा कौन सा है सूर्य के बाद, तो हम इसका उत्तर देंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद हमारी धरती के नजदीक जो दूसरा तारा है उसका नाम है बेटा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य हमारा कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की अगर मैं दूरी की बात करूं तो यह हमारी पृथ्वी से लगभग इतनी दूरी पर है। कितनी दूरी पर? इतनी। देखिए, इसको पढ़ने में आप लोगों को जरूर परेशानी हो रही होगी, मुझे भी हो रही है, क्योंकि आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या हम नहीं पढ़ते, हम करोड़ अरब खरब तक ही पढ़कर रह जाते हैं, लेकिन ये उससे भी कहीं ऊपर है, यानी कि इसका डिस्टेंस बहुत अधिक है। और ये तो केवल दूसरे तारे की बात हो रही है, इसके बाद और इस आकाश गंगा ब्रह्मांड में तो खरबों तारे हैं, फिर उनकी दूरी कैसे निकालेंगे? तो यानी कि हमें इससे भी बड़ी यूनिट की आवश्यकता है। और अगर मैं इसको एक बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट में कन्वर्ट करूं, तो जिसे हम लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं, तो ये हो जाता है केवल 4.25 लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष। ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी है। हमने बात की किलोमीटर में, लेकिन यहां पर लाइट ईयर की जब बात हुई तो हमने कहा 4.25 लाइट ईयर, यानी कि इसको हमने काफी क्या बना दिया? आपके लिए आसान बना दिया। देखिए, जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे यूनिट भी बढ़ती है। अगर मैं इस मार्कर की यहां से यहां तक की दूरी मापूं तो मैं सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मापूंगा, किलोमीटर में नहीं। अगर मैं इस कमरे की दूरी मापूं तो फीट या मीटर में मापूंगा। मैं मुंबई से दिल्ली की दूरी मापूं तो मैं किलोमीटर या मील में मापूंगा। अगर मैं मुंबई से दिल्ली की दूरी को सेंटीमीटर में मापूंगा तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कई करोड़ों सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो इसलिए हमने वहां पर किलोमीटर या मील का यूज किया। यहां पर किलोमीटर और मील भी छोटा पड़ रहा है, इसलिए हमने लाइट ईयर को इन्वेंट किया। तो 4.25 लाइट ईयर आसान हो गया। अब इतनी बड़ी यूनिट को यहां पर हमने बिल्कुल आसानी से कन्वर्ट कर दिया। तो ये लाइट ईयर ऐसी क्या चीज है? तो आपको प्रकाश वर्ष के बारे में बता देता हूं। प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट विद इन 1 ईयर इज नोन एज 1 लाइट ईयर। अब देखिए, प्रकाश
एक वर्ष में कितनी दूरी तय करेगा, ये हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमको प्रकाश की चाल पता होना चाहिए। आप 1 घंटे में कितना चलेंगे, कैसे पता लगेगा? कितना भी चल सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन योर स्पीड। आप 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल सकते हैं, 5 किलोमीटर चल सकते हैं, 4 किलोमीटर चल सकते हैं। ऐसी प्रकाश 1 साल में कितना चलेगा, उसके लिए हमें पहली बात तो प्रकाश की चाल पता होनी चाहिए। और प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और यहां पर चाल सेकंड में दी गई है, इसलिए हमें यह पता होना चाहिए 1 वर्ष में कितने सेकंड होते हैं। लगभग 3.25 करोड़ सेकंड होते हैं 1 साल में। और 3.25 करोड़ को 3 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारे पास 1 प्रकाश वर्ष आ जाएगा। लेकिन अभी यहां पर हमको गुना करके नहीं देखना है, सीधा मैं उसका आंसर आप लोगों को बताऊंगा, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 1 लाइट ईयर या 1 प्रकाश वर्ष कितने किलोमीटर या मीटर के बराबर होता है। तो यहां पर मैं बता दूं, 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10 की पावर 15 मीटर में। और अगर हम किलोमीटर में बात करें, कई बार ऑप्शन किलोमीटर में भी आ जाता है, तो 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर। तो आप ये दोनों याद रखेंगे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। 1 प्रकाश वर्ष 9.461 इंटू 10 की घात 15 मीटर के बराबर और 9.461 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। मीटर में और किलोमीटर में केवल यहां पर पावर का अंतर है। ये 1 प्रकाश वर्ष की वैल्यू होती है, ये यूनिट है, कितनी बड़ी यूनिट है। लेकिन जहां पर प्रकाश वर्ष भी फेल हो जाता है, वहां पर एक और यूनिट आती है, इससे भी बड़ी यूनिट है, और ये दूरी को, डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होती है। आमतौर पर ब्रह्मांड में हम इसको तारों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, लेकिन तारों से भी दूर, एक दूसरे से दूर हैं गैलेक्सी, आकाशगंगाएं, और जब आकाशगंगाओं की दूरी मेजर की जाती है तो फिर प्रकाश वर्ष भी छोटा पड़ता है, और उसके लिए यूज करते हैं हम पारसेक। तो जो पारसेक है, ये प्रकाश वर्ष से भी बड़ी यूनिट है, इकाई है, इनफैक्ट सबसे बड़ी इकाई है दूरी को मापने की। और 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के, लाइट ईयर के। और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करूं तो 1 पारसेक में 2,10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी यूनिट है पारसेक डिस्टेंस को मेजर करने की, जहां 3.26 लाइट ईयर हैं और 2,10,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं। तो ये कुछ मैंने आपको डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट बताई, सूर्य की दूरी के साथ मैंने इनको कंपैरिजन किया। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया है, औसत, एवरेज, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस के लिए। और औसत शब्द जहां हम यूज करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, असमान रहती है, घटती बढ़ती रहती है। अगर ये समान होती तो हम लोग एवरेज वर्ड यूज नहीं करते, हम सीधा लिखते पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, लेकिन हमने यहां पर एवरेज लिखा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, ये हमेशा समान नहीं रहती, ये घटती और बढ़ती रहती है। अब सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी घटती बढ़ती क्यों रहती है, ये समान क्यों नहीं रहती? तो बेटा इसका जो कारण है, इसका रीजन ये है कि हमारा जो सूर्य है, सन, इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी एक रास्ते पर चक्कर लगाती है, और इस रास्ते को हम बोलते हैं ऑर्बिट, या हिंदी में कहते हैं कक्षा। और ये जो ऑर्बिट या कक्षा है हमारी धरती की, ये वृत्ताकार ना होकर दीर्घ वृत्ताकार है, या मैं कहूं सर्कुलर ना होकर कैसी है, एलिप्टिकल, दीर्घ वृत्ताकार, या सिंपल भाषा में बात करें तो ये है अंडाकार। और इसी कारण सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो हमेशा समान नहीं रहती, ये घटती बढ़ती रहती है। अगर हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रास्ते पर चक्कर लगाती तो हमेशा डिस्टेंस लगभग समान रहने वाला था, लेकिन इसका रास्ता दीर्घ वृत्ताकार है,
इलिप्टिकल है और इसीलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं रहती, ये घटती बढ़ती रहती है। और इसका प्रभाव क्या पड़ता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप नोट कर लेना कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन इनटू इलिप्टिकल ऑर्बिट, पृथ्वी सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्तीय कक्षा में लगाती है और इसीलिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी वर्ष भर समान नहीं रहती, ये घटती बढ़ती रहती है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है। अब एक समय ऐसा होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होगी और एक समय ऐसा होगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी होगी। तो वो कौन सा समय होता है और उसको क्या कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए ये हमारा सूर्य है और इस रास्ते पर हमारी धरती सूर्य का क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। अब इस दौरान ऐसा होगा एक समय पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी और एक समय पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा क्या होगी, दूर। तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, वैसे भी नीला ग्रह पृथ्वी, तो हमने नीले मार्कर से इसको डिनोट कर दिया। ये मान लीजिए अर्थ है। वैसे हमारी पृथ्वी जो अपने रास्ते पर सूर्य के चारों ओर जो इसका रास्ता है या इसकी जो ऑर्बिट है या मैं कहूं कक्षा, उसके अंदर कितने दिनों में चक्कर लगाती है, 365 दिनों में, 365 डेज में। अब 365 डेज में ये कहीं भी हो सकती है इस रास्ते पर, लेकिन यहां पर मैंने दो पोजीशन ली अर्थ की। एक समय ऐसा होगा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी, नियरेस्ट होगी, और एक समय ऐसा होगा जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगी। अब ये कौन सा समय होता है, कब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और कब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो बच्चे ध्यान रखना, 3 जनवरी का दिन वह दिन होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 14.70 करोड़ किलोमीटर। एवरेज कितनी है, लगभग 15 करोड़। सबसे कम दूरी 3 जनवरी को 14.70 करोड़ किलोमीटर। और इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच मिनिमम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी होती है और इस स्थिति को हम बोलते हैं पेरिहीलियन या उपसौर। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया आपको टर्म्स। आजकल का जो हमारा पेपर का नेचर है उसके आधार पर आपको टर्म्स जो हैं दोनों ही भाषाओं में पता होना चाहिए, इसलिए मैं प्रत्येक शब्द को, टर्म को दोनों भाषाओं में लिखता हूं। तो पेरिहीलियन उपसौर क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी जो कि 3 जनवरी को होती है। अब लगभग 6 महीने बाद 4 जुलाई जो होता है, इसको पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर की, और ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन और अर्थ के बीच में, जिसे हम कहते हैं एपीहीलियन या अपसौर। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेरिहीलियन या एपीहीलियन, उपसौर अपसौर क्या है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को, जिसे हम पेरिहीलियन उपसौर कहते हैं, 4 जुलाई को इसके बीच में सबसे अधिक दूरी है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपसौर कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उमड़ रहा होगा, झूम झूम कर आ रहा होगा कि जी 3 जनवरी को तो हमारे यहाँ पर सर्दियां होती है, आप कह रहे हो सूर्य नजदीक है, गर्मी होनी चाहिए। 4 जुलाई को गर्मियां होती हैं हमारे यहाँ, सूर्य दूर है, सर्दियां होनी चाहिए। तो इसका क्या कारण है, समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आने वाले वीडियो में खुद इसका आंसर दूंगा। लेकिन यहां पर जो हमने लिखा है आपको केवल ये ध्यान रखना है, 3 जनवरी को मिनिमम, 4 जुलाई को सबसे अधिक, इसे पेरिहीलियन, एपीहीलियन। ये जो आपके मन में प्रश्न आ रहा है इसका उत्तर मैं दूंगा, लेकिन आगे आने वाली क्लासों में देंगे, मौसम परिवर्तन के साथ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ध्यान रखें। अब देखिए इसके बाद अगर हम बात करें, सॉरी डस्टर भी झूम रहा है बार बार। अब इसके बाद आगे हम बात करें, कुछ और फैक्ट मैं आप लोगों को बताता हूं सूर्य के बारे में। अगर यह पूछ लिया जाए कभी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है,
कितना टाइम लेता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में? तो आप क्या कहेंगे, ये टाइम लेता है बेटा 8 मिनट 16 सेकंड 6 मिली सेकंड का। एग्जैक्ट राउंड फिगर में हम लिख देते हैं 8 मिनट 20 सेकंड। राउंड फिगर में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड एग्जैक्ट। ये इसका मतलब ये कि एग्जैक्ट इसके आधार पर लिया हमने 14 करोड़ 95 लाख के आधार पर, और 8 मिनट 20 सेकंड 15 करोड़। अब आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि भाई इतना ही टाइम क्यों लेता है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्लियर करके पढ़ाई करनी है, रटनी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अब अभी हमने डिस्कशन किया था कि हमारे प्रकाश की, लाइट की जो प्रकाश है इसकी स्पीड कितनी बताई मैंने? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड बताई लाइट की हमने। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है बेटा? 15 करोड़। अब हमारे पास दूरी है, हमारे पास चाल है, समय निकालना है। दूरी चाल समय आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, तो दूरी को चाल से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? समय। 15 करोड़ को 3 लाख से भाग देंगे, हमारे पास आएंगी 500 सेकंड। और 500 सेकंड को अगर आप मिनटों में कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 8 × 48, यानी कि पूरा का पूरा 8 मिनट, और ऊपर कितने बच गए? 20 सेकंड। तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगाती है। इसके हिसाब से निकालेंगे तो 8 मिनट 16 सेकंड और 6 मिली सेकंड आएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है। देखिए अब थोड़ा हम सूर्य और पृथ्वी के आकार में तुलना कर लेते हैं। 2 प्रकार से मैं आकार में तुलना करूंगा। पहली बात, अगर मैं मास या द्रव्यमान के आधार पर बात करूं तो हमारा सूर्य पृथ्वी से द्रव्यमान या मास में 13 लाख गुना बड़ा है। या मैं कहूं सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कितना अधिक है? 13 लाख गुना अधिक है। वहीं अगर हम व्यास या डायामीटर में बात करें, द्रव्यमान से हमें अंदाजा यह लगा कि सूर्य में पृथ्वी से 13 लाख गुना पदार्थ अधिक मौजूद है, ठीक है, मैटर उसके अंदर मौजूद है। अब थोड़ा आकृति के आधार पर भी बात कर लेते हैं। व्यास या डायामीटर से हमें सूर्य का आकार समझ में आ जाएगा। देखिए जो हमारा सूर्य है, जो हमारा सन है, इसका जो व्यास या डायामीटर है वो लगभग 13.92 लाख किलोमीटर है। और जो हमारी अर्थ है यानी कि पृथ्वी है, इसका डायामीटर 12,742 किलोमीटर है। और जो सूर्य का, ये मान लीजिए हमारा सन है और ये इसका डायामीटर है, और ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और ये अर्थ का, हमारी पृथ्वी का डायामीटर है। तो पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास 109 गुना अधिक है। तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना अधिक है? 109 गुना। तो मास या द्रव्यमान में सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और वहीं व्यास या डायामीटर की बात करूं तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को सूर्य की अलग अलग परतों के बारे में बता देता हूं, और साथ ही सूर्य के तापमान के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके केंद्र का और सतह का तापमान कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मुझे पक्का लग रहा है कि शायद आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखिए शेर को शिकार मिले तो वो जोश में रहता है, खुश रहता है, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्टूडेंट दिखाई देंगे तो मैं भी जोश में रहूँगा, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा, आपके लिए बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच पाए और मुझे मोटिवेशन मिले, मेरे अंदर जोश इसी प्रकार से बरकरार रहे। देखिए आगे चलते हैं। अगर मैं सूर्य की परतों के बारे में बात करूँ तो हम 2 प्रकार से सूर्य की परतें देखेंगे। एक तो इसके केंद्र, सतह से केंद्र की ओर, और एक सतह से इसके वातावरण में। ये मान लो हमारा सन है और ये हमारे सूर्य का बीच वाला हिस्सा है, ये पार्ट। जो सन का बीच वाला हिस्सा है, इस हिस्से को बच्चे हम कहते हैं कोर, केंद्रीय भाग। और ये सूर्य के कुल भाग का लगभग 20 से 25% भाग घेरे हुए हैं। तो सन का जो कोर है
ये सूर्य के कुल भाग का 20 से 25% भाग घेरे हुए है और इसी कोर के अंदर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो रही है, जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है। और इसी नाभिकीय संलयन के कारण, इसी प्रक्रिया के कारण सूर्य का केंद्रीय भाग सबसे अधिक गर्म है और इसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, जो सूर्य का सबसे गर्म भाग है। अब इस कोर के ऊपर की ओर अगर हम चलें, सतह से नीचे और कोर से ऊपर वाला जो ये पार्ट है, ये हिस्सा, अगर हम सतह को थोड़ा सा छोड़ दें, उसके बाद और कोर के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इस वाला भाग जो है, ये जो है, इसको हम कहते हैं बेटा रेडिएटिव जोन। इसे हम क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन या विकिरण क्षेत्र। ये हमारे सन के टोटल आकार का लगभग 70% भाग घेरे हुए है, ये रेडिएटिव जोन। और इस रेडिएटिव जोन में हो क्या रहा है? हमारे कोर से ये जो केंद्रीय भाग है, ये एक नाभिकीय भट्टी है, न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसके अंदर एनर्जी बन रही है और ये एनर्जी जो सबसे पहले कोर के बाद आती है वो रेडिएटिव जोन में आती है, जहां पर रेडिएशन के रूप में ये सतह की ओर ट्रांसफर हो जाती है, सरफेस की ओर ट्रांसफर हो जाती है। तो रेडिएटिव जोन में सबसे पहले कोर से हीट ट्रांसफर होती है और इसके बाद सतह की ओर आती है। और सतह के साथ साथ जो ये परत है, ये वाला जो पार्ट है, बिल्कुल इसके साथ साथ ये जो पतली पट्टी है, लगभग 5 से 10% हिस्सा सूर्य का इसी में है। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन जोन या संवहन क्षेत्र। यह बिल्कुल सतह के पास मौजूद है और इसी भाग से एनर्जी सन के एटमॉस्फेयर में एमिट होती है या ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन जोन से ही। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? संवहन। संवहनीय तरंगों के रूप में इसके आसपास, जो सन के आसपास गैसें मौजूद हैं, वो गर्म होती है इसकी हीट से और इसके अंदर से इसके एटमॉस्फेयर में हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन जोन से। और यहां से, इसके सेंटर से यहां तक, सतह तक जो हीट पहुंचती है, इसमें कई लाखों साल लग जाते हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि केंद्र से सतह तक पहुंचने में, सूर्य की सतह तक पहुंचने में हीट को कई लाखों साल, प्रकाश को, ऊर्जा को कई लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत विशाल है। हमारे सौर मंडल का, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, 99.8% मास अकेला सूर्य में मौजूद है। बाकी चीजें तो केवल 0.2% है, जिसमें पृथ्वी और बाकी ग्रह वगैरह भी आते हैं। तो बड़ा विशाल है और इसके केंद्र से और सरफेस तक हीट को पहुंचने में लाखों साल लग जाते हैं। और यहां तक आने में बहुत सारी हीट जो है, उष्मा है, उसका ह्रास हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इसीलिए सरफेस पर आते आते हीट बहुत ज्यादा लॉस्ट होने के कारण सरफेस इसका इसके केंद्र की तुलना में बहुत कम तापमान पर होता है या बहुत ठंडा होता है और इसका जो तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए सूर्य की सतह या सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो आप कहेंगे 6000 डिग्री सेल्सियस इसके सरफेस का टेम्परेचर है। केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। तो केंद्र से सतह काफी ठंडी है। एक चीज और, सूर्य की सतह पर कई बार हमें कुछ काले काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं और सूर्य की सतह पर ये जो काले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, इन काले रंग के धब्बों को हम कहते हैं बेटा सन स्पॉट या सौर कलंक। सूर्य की सतह पर दिखाई देने वाले काले रंग के धब्बे सन स्पॉट या सौर कलंक कहलाते हैं और यह सूर्य की सतह पर मौजूद सबसे ठंडा भाग है, जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपसे पूछ लिया जाए सूर्य की सतह पर सबसे ठंडा भाग कौन सा है, आप कहेंगे सौर कलंक, जिसका टेम्परेचर कितना है, 1500 डिग्री सेल्सियस। और सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होने के कारण और इनका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होने के कारण इसकी तुलना में ये काफी ठंडे हैं और इसीलिए गहरे काले रंग के दिखाई देते हैं। और इन्हीं सौर कलंकों से चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं।
मैग्नेटिक फील्ड बनता है इन सौर कलंकों में, और यहीं से चुंबकीय तरंगें निकलती हैं, और ये चुंबकीय तरंगों की इंटेंसिटी जब कई बार अधिक हो जाती है, हमारी धरती की तरफ आती हैं, तो ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ टकराकर कई बार हमारी दूर संचार प्रणाली में बाधा उत्पन्न कर देती हैं, जिसके कारण हमारा इंटरनेट कनेक्शन कई बार नहीं चलता या हमारी कोल्ड ड्रॉप की समस्या आ जाती है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि सन स्पॉट्स का हमारी धरती पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारी दूर संचार प्रणाली को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सतह की बात हुई। अब सतह से सन के एटमॉस्फेयर में अगर हम आए, यहां पर देखिए सन के सरफेस का एक टेलीस्कोप से लिया हुआ चित्र भी यहां पर मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। ये कोई मधुमक्खी का छत्ता नहीं है, ये सन के सरफेस की एक पिक्चर है जो कि हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप से ली गई है। ठीक है, अब देखो इसके वातावरण की ओर आते हैं। सन के सूर्य के वातावरण में आपको 3 परतें पता होना चाहिए। तो केंद्र की ओर थी सतह से, अब इसके वातावरण में 3 परतें मैं आप लोगों को बता देता हूं। सूर्य के वातावरण में इसकी 3 प्रमुख परतें हैं। जो सतह के साथ पहली परत लगी हुई है इसको हम बोलते हैं फोटोस्फीयर। इसके बाद दूसरी है क्रोमोस्फीयर, और तीसरी है कोरोना। जो सूर्य की सतह के साथ पहली परत लगी हुई है जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, पहली बात तो इसके बारे में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है, यही परत पृथ्वी से दिखाई देती है। बेटा पृथ्वी से ना तो हमें कोर दिखाई देता, ना हमें कन्वेक्शन जोन दिखाई देता, ना रेडिएटिव जोन दिखाई देता। हमें जो सबसे पहले सतह के पास दिखाई देता है इसका फोटोस्फीयर दिखाई देता है। यही पार्ट हमें पृथ्वी से विजिबल है। आप सूर्य को देखते हैं, आपको जो उसके चारों व्हाइट व्हाइट लाइट नजर आती है ना, दिखाई देती है दिन में, वही है उसका फोटोस्फीयर। तो पृथ्वी से दिखाई क्या देता है हमें? फोटोस्फीयर दिखाई देता है। और इसी फोटोस्फीयर में सरफेस से पहली बार हीट आती है सन की इसके एटमॉस्फेयर के अंदर। कन्वेक्शन जोन से फोटोस्फेयर, सतह से फोटोस्फेयर में ही सबसे पहले इसके वातावरण में हीट आती है। फोटोस्फेयर लगभग 250 मील तक ऊंचा है, इसकी सतह से 250 मील। फोटोस्फेयर के बाद अगली परत है क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर इसके वातावरण में लगभग 1300 मील की ऊंचाई तक है। क्रोमोस्फेयर जो परत है ये लाल रंग की दिखाई देती है आपको। आपने देखा होगा सूर्य के चारों ओर एक सफेद कलर की आभा होती है, सफेद कलर के, उसके बाद आपको रेडिश रेडिश सा नजर आता है। वही रेडिश रेडिश जो लाइट है वही क्रोमोस्फेयर कहलाती है। 1300 मील तक ये फैली हुई है। और क्रोमोस्फियर जो है बेटा, इस क्रोमोस्फियर जिसे हम वर्णमंडल भी कहते हैं हिंदी में, इसी क्रोमोस्फियर के अंदर रंग या कलर्स जो हैं वो उनका फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं। आप जब प्रिज्म से सन की व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो अलग अलग रंगों में बट जाती है। तो ये जो रंग या कलर का फॉर्मेशन होता है ये सबसे पहले वर्णमंडल या क्रोमोस्फियर में ही होता है। और लास्ट जो है कोरोना, कोरोना वह परत है सूर्य के वातावरण की जो हमें केवल और केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, सोलर एक्लिप्स। ये केवल और केवल सूर्य ग्रहण या सोलर एक्लिप्स के समय दिखाई देगी। आगे हम सोलर एक्लिप्स या सूर्य ग्रहण पढ़ाएंगे भी आपको। देखिए ये मान लो हमारा सन है, इससे लाइट निकल रही है बहुत सारी, लेकिन सूर्य ग्रहण में क्या होता है, चंद्रमा की छाया सूर्य को ढक लेती है। इसकी बीच वाली जो ये डिस्क है, ये जो गोला है, इसको ऐसे ढक लेगा और बीच वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा, काले रंग का। लेकिन इसके चारों ओर व्हाइट लाइट जो आपको नजर आती है वो तो निकलनी बंद हो जाएगी, लेकिन हल्की हल्की आभासी नजर आएगी इसके चारों ओर। आपको हल्की हल्की लाइट सी जो है आभा नजर आएगी, हल्का हल्का प्रकाश सा निकलता हुआ दिखाई देगा। यही आपको कोरोना दिखाई देती है। और आप कहते हैं सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नेकेड आइज, नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसका कारण यह है कि इसी कोरोना वाली परत में मौजूद होती हैं यूवी रेज या पराबैंगनी किरणें, जो हमारी आंखों के लिए बड़ी ही हानिकारक होती है। तो कोरोना परत में ही सबसे ज्यादा यूवी रेज निकलती हैं, और इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से देखने के लिए मना भी किया जाता है। तो सबसे पहले कोर से एनर्जी आती है, कोर से ये रेडिएटिव जोन में, रेडिएटिव से कन्वेक्टिव जोन में, फिर फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, कोरोना, और उसके बाद यही लाइट एनर्जी कहां तक पहुंचती है, धरती तक। तो ये हमारे सूर्य की अलग अलग परतें हैं।
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि यही जोश, यही जो हिम्मत आप लोगों के लिए मेरी बरकरार रहे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आऊं। ना पसंद आया तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कारण जरूर देना ताकि अपने अंदर सुधार कर पाऊं। तो अगला वीडियो लेकर फिर कल आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं।